प्यारे विद्यार्थियों को एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज की जो क्लास होने वाली है वह है उत्तोलक। उत्तोलक जो है इसका अंग्रेजी होता है लीवर, और यह जो है एक फिजिक्स का चैप्टर है। यह लगभग सभी वर्ग के बच्चों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। छोटा चैप्टर है पर इम्पोर्टेंट है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि आपको दे देगा प्लायर। प्लायर जो है किस श्रेणी का उत्तोलक है ये बताना होगा। चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक। इसके साथ साथ आपको आ जाएगा कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है। ऐसे ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में कई क्वेश्चंस आ भी चुके हैं और आते रहते हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह आवश्यक है, और उसके साथ ही साथ यह लगभग हर छोटे बड़े क्लास के लिए आवश्यक है। तो आज जो है क्लास होगी उत्तोलक की। तो उत्तोलक किसे कहते हैं, तो उत्तोलक का कोई खास डिफिनीशन नहीं है, ठीक। डिफिनीशन हम कई तरीके से दे सकते हैं इसको। तो उत्तोलक जो है एक प्रकार का सरल मशीन होता है जो कि हमारे दैनिक कार्यों को आसान करता है। दैनिक कार्य आसान करता है। कैसे कार्य करता है, आइए इसको समझते हैं। आपने कभी कभी अपने आस पड़ोस में देखा होगा किसी बड़े बड़े जो जैसे कि आप मान लो कोई बड़ा स्लेब रखा हुआ है, कोई बड़ा सा मोटा सा स्लेब रखा हुआ है ना। ये बड़ा सा कोई स्लेब है। स्लेब का मतलब कि आप मान लो मिट्टी नहीं, बालू, सीमेंट और छड़ी के द्वारा बनाया गया एक स्लेब होता है जो कि नाली के ऊपर से रखा जाता है। तो आपने देखा होगा कि स्लेब जो होता है आसानी से नहीं उठता अगर वो भारी है, ठीक है। और ये अगर ज़मीन को छूता है, ज़मीन को अगर ये छू रहा है तब तो और यहाँ पे उठाना नामुमकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको उसको उठाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए ताकि हम इसको हाथ लगा पाए, ठीक। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि आपने देखा होगा, चाहे स्लेब हो या चाहे कोई गोलाकार वस्तु हो, लकड़ी का टुकड़ा हो, ठीक है ना। लकड़ी के बड़े बड़े मोटे मोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी को उठाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है एक विशेष प्रकार का देसी जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास क्रेन नहीं है, ठीक है ना, जेसीबी जैसी मशीनें नहीं है जिसको ये उठा पाए, तो हम अपने देसी जुगाड़ लगाते हैं। वह जुगाड़ क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा इसको उठाने के लिए, ठीक, या इसको उठाने के लिए या इसको आगे धकेलने के लिए हम एक प्रकार के लट्ठे का उपयोग करते हैं। लट्ठा मतलब मान लो कि यहाँ पे कोई प्रकार का हो, ठीक है ना, किसी प्रकार का यहाँ पे बांस हो, लकड़ी हो, ऐसे किसी चीज़ का हम प्रयोग करते हैं और इसके सहारे जो है हम इसको उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि सिर्फ इस लकड़ी को, इस बांस को या किसी प्रकार के ऐसी चीज़ को सिर्फ इसको लगा देने से ये क्या होता है, उस आगे वाली वस्तु को ना धकेल पाता है ना ही उठा पाता है। इसके लिए हमको यहाँ एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। यहाँ पे किसी प्रकार की हमको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। वह सपोर्ट आपने देखा होगा, कभी ईंट को लगा लेते हैं, कभी किसी एक लकड़ी के नीचे एक लकड़ी को लगा देते हैं। ऐसे किसी भी प्रकार से हम किसी चीज़ को सपोर्ट के रूप में यहाँ पे रखते हैं, ठीक। और यह सपोर्ट जो है इस बहुत बड़े भारी काम को आसान कर देता है। अब हम इसको यहाँ से बल प्रयोग द्वारा यहाँ से दबाने से, यहाँ से जब दबाते हैं तो ये क्या होता है, उठेगा। ये क्या होगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थितियाँ हमारे जीवन में कई सारी आती हैं जिससे कि हम डेली के अपने कार्यों को करते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे मशीन्स भी बना दिए गए हैं जो कि इसके श्रेणी में आते हैं, आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक। क्या इसके ऐसे कोई बिंदु है जहाँ पे हम इसको फिजिक्स की भाषा में समझ पाए, साइंस की भाषा में समझ पाए? बिल्कुल ऐसी कुछ है। तो देखिए, सबसे पहले आपने इसमें देखा कि इसमें 3 चीज़ें आ रही हैं। 3 चीज़ें क्या क्या है? पहला तो आपको तो एक भार दिया रहता है, ठीक है ना। भार क्या है, भार कोई भी वस्तु हो सकता है जिसको आप उठाना चाह रहे हो, जिसको आप वहाँ से हटाना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो भार जो है, भार भी बोल सकते हो आप, इसको मान लो कोई वस्तु बोल रहे हो, ठीक। भार है, कोई वस्तु है, ठीक है ना।
लेकिन कोई भी है वह तो एक भार ही है, उसकी एक वजन है, तो हम भार ही ज़्यादा यहाँ पे लेंगे। तो मानते हैं कोई एक वस्तु है, एक भार है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक पार्ट ये आ गया, आपको जो है उत्तोलक में एक पार्ट भार रहता है, यानी वह वस्तु होता है जिसके लिए हम उस पूरे कार्य को कर रहे हैं, ठीक। एक होता है आपका बल, ठीक है ना, बल। देखो बल जो है ये हम लिख तो रहे हैं बल, लेकिन यहाँ पे बल को हम यहाँ पे लिखेंगे प्रयास, ठीक। प्रयास क्यों लिखते हैं, देखिए बल छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे आप बल भी लगा सकते हैं, यहाँ भी आप प्रयास भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे अपना एफर्ट लगाते हैं, क्या, एफर्ट, ठीक है ना। और एक चीज़ जो होती है, हम देखते हैं कि इन दोनों से ये वाला कार्य तो हो नहीं रहा है, तो इसके लिए हम एक सपोर्ट लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं, सपोर्ट, ठीक है ना। इसको जो है बोलते हैं आलम्ब, आलम्ब, ठीक है ना। और इसका अंग्रेजी सपोर्ट नहीं होता है, इसका अंग्रेजी देखो सपोर्ट भी होता है, लेकिन इसको हम फलकरण बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलेंगे फलकरण। तो देखिए इसमें होता क्या है कि इस स्थिति में जो होती है, इस पूरे कार्य के दौरान 3 प्रकार की हम जगह को चिन्हित करते हैं। एक वह होता है जहाँ पे हमारा भार होता है, हमारा वस्तु होता है, जिसके लिए उस पूरे सिस्टम्स को लाया जाता है। दूसरा होता है जहाँ पे एक बल, ठीक है ना, एक दूसरा होता है बल, जिस बल के द्वारा उस कार्य को करते हैं। और तीसरा होता है आलम्ब। आलम्ब का मतलब हो गया कि हमने वहाँ पे सपोर्ट देकर इसको आसानी से किया। तो इस सरल मशीन में जो है 3 चीज़ें आती हैं। पहला बल, प्रयास, ठीक है ना, इसको बोलेंगे बल या प्रयास, ठीक है। इसके बाद से जो होता है, इसके बाद से जो होगा वह होगा आलम्ब और ये होगा भार। चलिए हमने इसको जान लिया। ये अब इसमें जो मान लो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु मान लो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है ना, इसको आयास भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, आयास भी बोलते हैं। चलो अब तीनों को समझा जाए, अब तीनों का डिफिनीशन क्या क्या होगा, तीनों को कैसे हम डिफाइन करेंगे, ये सब चीज़ जाना जाए। तो तीनों को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं प्रयास, ठीक है ना। सबसे पहले आते हैं बल, प्रयास, आयास क्या है। तो आयास यहाँ पे एक बिंदु को मान लेते हैं, अगर आयास एक बिंदु यहाँ पे है तो मानते हैं कि आयास, बल, प्रयास वह बिंदु है जहाँ पे हम अपना बल प्रयोग के द्वारा कार्य को करते हैं। जहाँ पे हम अपना बल प्रयोग करते हैं वो हो जाता है प्रयास, आयास और उसके बाद से बल, ठीक। अब उसके बाद से आलम्ब क्या होता है। आलम्ब वह बिंदु होता है, आलम्ब वह बिंदु होता है जो इन दोनों के कार्यों को कराता है, ठीक है ना। लेकिन हमने ये डेफिनेशन नहीं लिखना है, हम यहाँ पे लिखेंगे आलम्ब बिंदु के बारे में। तो आलम्ब बिंदु वह होता है जहाँ पे मान लो कि ये एक सपोर्ट, मान लो इसको सपोर्ट, मैं वैसे भी इंग्लिश बता ही रहा हूँ। तो मान लो कि जहाँ पे ये दोनों कार्य का तीसरा हिस्सा हो, ठीक है ना, इन दोनों कार्यों का तीसरा हिस्सा हो। इसको एक तरीका से और भी समझेंगे कि वह जो होता है आलम्ब बिंदु, वह बिंदु होता है मान लो कि जहाँ पे पेच होता है, जहाँ पे पेच होता है। चलो पेच को समझते हैं। पेच आपने कैंची को देखा होगा, ठीक है ना। कैंची किस टाइप का होता है, मान लो ये कैंची हो गया, ठीक। आपने कैंची का ये देखा होगा, यही तो है पेच, ठीक है ना, ये उसका मध्य बिंदु है। तो 3 चीजें आ गई। भार बिंदु हुआ है जहाँ पे वस्तु रखी होगी, आयास बिंदु हुआ है जहाँ पे पेच होगा, जहाँ पे दोनों कार्यों के बीच का बल होगा, या इसको बोलेंगे जहाँ सपोर्ट किया गया होगा। और बल प्रयोग वो होता है जहाँ पे हम अपना एफर्ट लगाते हैं, हम अपनी शक्ति को लगाते हैं, वो चीज़ हो गया। अब ये तीनों चीज़ हो गए। तो अब जो होता है इसको, मतलब संसार में कई सारी वस्तुएं हैं, ठीक है ना, संसार में कई सारी वस्तुएं हैं जो इस उत्तोलक के, इस लीवर के आधार पर काम करती हैं। तो अब लीवर जो होता है इसको कैटेगराइज किया गया है, श्रेणियों में बांटा गया है। वह श्रेणी इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला श्रेणी को बोलते हैं
प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ठीक, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। ये जो तीनों उत्तोलक होते हैं, इसमें जो होते हैं स्थान परिवर्तन के साथ, स्थान परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, आपने 3 तरह की चीज़ें देखी होंगी। चलिए मेरे पास जो है इन तीनों, ठीक है ना, मेरे पास लीवर के तीनों उदाहरण के लिए आप मतलब मेरे पास जो है उदाहरण दिखाने के लिए मेरे पास सामग्रियाँ मौजूद है, मैं आपको समझाता हूँ। आप इसमें जो है तीनों को ध्यान से आप देखिएगा। चलिए ये हो गया आपका कैंची। आप इस कैंची को देखोगे, ठीक, तो समझोगे हम किसी भी वस्तु को काटने के लिए, मानते हम कोई चीज़ काट रहे हैं, ठीक है ना, तो काटने के लिए हमारे पास, मान लो मेरे पास एक पेपर है, जस्ट मान लो ये मेरा वस्तु है, ठीक है ना, ये वस्तु को यहाँ पे मैंने काटा, ठीक, आप देखोगे यहाँ पे मैंने काटा, ठीक है ना, काटा है। तो काटने के लिए मैंने क्या किया, अपना एफर्ट जो है मैंने इस कैंची पे लगाया, इधर लगाया ना, जहाँ पे मेरा उंगली लगा हुआ है, ये इसका एफर्ट है, यही तो है बल। अब इसको मान लो ये हो गया, ठीक, यहाँ पे मेरा बल हो गया, तो मैंने यहाँ पे बल प्रयोग किया। कैंची का बल प्रयोग कहाँ पे हुआ है, मार्कर कहाँ चला गया, ठीक है, तो मैंने इस पे जो है अपना एफर्ट लगाया, ठीक है ना। देखो एफर्ट जो होता है ना, यहाँ पे ओ रहता है, मैंने गलती लिख दिया था, ये एफर्ट हो गया। अभी देखो श्रोता है, इसको बोलते हैं श्रोता। आपने अक्सर किसी दुकान पे देखा होगा, खासकर पान की दुकानों पे मिलेगा आपको। इस पे देखो मैंने बल यहाँ पे लगाया, कहाँ लगाया, मैं बल यहाँ पे लगाऊँ, जहाँ मेरे दोनों हाथ है, मैंने बल यहाँ पे लगाया। लेकिन इस स्थिति में जो देखोगे, ठीक है ना, यहाँ पे पेच कहाँ पे है, पेच यहाँ पे है, ठीक है ना। तो मैं जो है ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो मैंने एफर्ट यहाँ पे लगाया, एफर्ट तो किसी एक साइड लगेगा ही लगेगा, लेकिन इस स्थिति में देखोगे वस्तु यहाँ पे कटेगा, ठीक है ना। इन दोनों स्थिति में देखोगे लोड जो है, वस्तु का लोड कहाँ पे है, इस स्थिति में वस्तु का लोड यहाँ पे है, और इस स्थिति में वस्तु का लोड बीच में है, यानी हम बीच में रख के किसी वस्तु को यहाँ पे काटने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि ये दोनों एक श्रेणी के हैं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लोड आगे पड़ रहा है, यहाँ पे लोड पीछे पड़ रहा है, इसकी पेंच सबसे अंत में है, इसकी पेंच जो है, इसकी पेंच बीच में है, ठीक है ना। तो ये 2 श्रेणियाँ हुई। आइए एक श्रेणी और बात करते हैं। मेरे पास है ये एक चिमटा, ठीक, आपने अक्सर किसी होटलों में देखा होगा, खाना बनाने वाले घरों में देखा होगा, अपने घरों में भी हो सकता है देखा होगा। तो ये चिमटा को आप जरा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। आप तीनों में समझेंगे, मैं पहले आपको तीनों को समझा रहा हूँ, ठीक। आइए पहले इस कैंची को देखिए, इस कैंची पर मैंने एफर्ट कहाँ पे लगाया, नीचे, ठीक है ना, इस कैंची पे एफर्ट मैंने नीचे लगाया, ठीक, और इसका क्या है, लोड आगे है, और क्या है, छेद बीच में है, पेंच बीच में है, ठीक है ना। आप इसको देखोगे, एफर्ट मैंने पीछे लगाया, वस्तु बीच में कट रहा है, इसका पेच अंत में है, ठीक है ना, तो वस्तु इसमें बीच में कट रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो एफर्ट मैंने बीच में लगाया है, यहाँ पे एफर्ट मैंने बीच में लगाया है, पेच भी अंतिम है, वस्तु का लोड भी इधर है, लेकिन मैं जो है एफर्ट मैंने यहाँ पे लगाया है, बीच में मैंने एफर्ट लगाया अपना। तो ये जो होता है, इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो आइए हम समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से उदाहरण है जो कि फर्स्ट श्रेणी में आते हैं। आपने फर्स्ट श्रेणी में मैं ये डाल रहा हूँ, मानो आपने प्लायर देखा होगा, प्लायर मतलब हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में पिलास बोलते हैं, ठीक है, वो भी है मेरे पास, ये मैं दिखा दे रहा हूँ, ये है पिलास, ठीक है ना। ये अक्सर आया हुआ क्वेश्चन भी है, प्लायर जो है किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो ये है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बल लगाने के लिए मेरे पास एफर्ट कहाँ लगा रहा है, मैं इस रबर वाली जगह पे लगा रहा हूँ अपना एफर्ट, ठीक है ना। मेरा वस्तु का लोड कहाँ पे होगा, मेरा वस्तु का लोड इस पे होगा, मेरा वस्तु का लोड ये है, ठीक है ना। तो ये जो हो गया, ये हो गया मेरा क्या हो गया, लोड,
लोड पॉइंट इसको बोलेंगे, भार बिंदु बोलेंगे, भार बोलेंगे। पेच कहाँ पे है? मेरा पेच यहाँ पे है, इसका मेरा पेच यहाँ पे है। तो फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक जो है, फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक कहता क्या है कि पेच जो हो बीच में हो, पेच बीच में हो, ठीक है ना। मतलब कि अगर किसी भी प्रकार की सरल मशीनों में अगर पेच बीच में है, पेच बीच में है, ठीक है ना, और लोड इधर भी हो सकता है, लोड इधर भी हो सकता है, ठीक, समझे ना। मतलब अगर एफर्ट यहाँ पे है तो लोड यहाँ पे है, अगर हम लोड यहाँ पे, अगर मेरा एफर्ट यहाँ पे होता तो लोड यहाँ पे होता, मतलब ये दोनों तरीके से हो सकता है। तो इसमें जो है मुख्य रूप से बात क्या आती है कि इसमें पेच बीच में होना चाहिए, पेच बीच में हो, बाकी दोनों स्थिति किधर भी हो, दाएं हो बाएं हो आगे हो पीछे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पेच बीच में होना चाहिए। तो पेच बीच वाली ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं आप मेरे को कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हम समझ पाएंगे कि आपने इसको समझ पाया है या नहीं। तो आइए और भी कुछ उदाहरण समझते हैं। तो मैंने समझा ये पेच बीच में, एफर्ट इधर और क्या है, लोड इधर है। तो अब ऐसे ही जो रहते हैं, आपने सरसी देखा होगा, सरसी, सरसी समझ रहे हैं ना। तो सरसी भी आपने देखा होगा, सरसी में क्या होता है, सेम इसी प्रकार का वो होता है, लेकिन उसकी बनावट अलग होती है, ठीक। तो सरसी प्लास ये वगैरह सब जो है ये आते हैं प्रथम उत्तोलक में, ठीक। इसके बाद से जो है आपने देखा होगा, ठीक है, आप इसको कैंची भी इसी में डाल लो, ठीक है ना, कैंची भी यही है। कैंची में भी आप देख रहे हो ना, कैंची में बीच में पेच रहेगा, एक साइड लोड रहेगा, एक साइड एफर्ट रहेगा ना, एफर्ट, और यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे सपोर्ट रहता है। यानी मान लो कि सपोर्ट बीच में होना चाहिए, कोई भी जो है उस मशीन का सपोर्ट बीच में होना चाहिए, तब हम इसको समझेंगे कि ये फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक है। अब इसके साथ ही एक ऐसे भी फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक आता है, एक ऐसा भी मशीन है कि फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक होता है, जो हो है तो फर्स्ट श्रेणी में, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक। यहाँ पे लोड दो जगह पे पड़ता है, ठीक है ना, लोड यहाँ पे लोड मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, लोड जो है यहाँ पे दो स्थान पे पड़ेगा, ठीक है। आइए थोड़ा इसको ध्यान से देखते हैं। आपने नेल कटर को देखा होगा, ठीक है ना, आपने नेल कटर को कभी देखा होगा। जैसे देख लो, ये नेल कटर है, मैं इस नेल कटर का उपयोग कर रहा हूँ अपने नाखून को काटने के लिए, ठीक। मैंने यहाँ पे नाखून काटे हैं। अब यहाँ पे जब आप देखोगे, यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे दो स्थितियाँ काम करती है। एक तो मैं यहाँ पे अपना एफर्ट डाल रहा हूँ, यहाँ पे अपना एफर्ट डाल रहा हूँ, यहाँ पे अपना एफर्ट डाल रहा हूँ ना, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, आपको थोड़ा ध्यान में आ रहा है। ये सिद्धांत काम करता है इसी के आधार पर जो मैंने अभी इसको बताया ना, है? मैं यहाँ पे अपना एफर्ट डाल रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे मेरा क्या है, लोड है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, मेरा पॉइंट है, ठीक है ना। पॉइंट मतलब इसको बोलते हैं सपोर्ट है मेरा, ठीक है, सपोर्ट है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो ये जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा जिसको हम अपने दबाते हैं ना, तो ये भी काम किस सिद्धांत पे कर रहा है, ये सिद्धांत काम कर रहा है आपका इसी पे। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे, ठीक है ना, यहाँ पे जो देखोगे तो कुछ इसका हिस्सा जो है अलग तरीका से मिलेगा। मान लो आपका ये है, ठीक, ठीक, मैंने ये ऊपरी वाला हिस्सा जो दिखाया, यहाँ पे मैंने एफर्ट डाला, यहाँ पे मैंने एफर्ट डाला, यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा सपोर्ट है, ये जो आपका लगा हुआ है ना, इसको पिन लगा हुआ है, यहाँ मेरा सपोर्ट है, यहाँ मेरा सपोर्ट है, और यहाँ मेरा जो है लोड है, ठीक। ये ऊपरी वाला हिस्सा जो है लोड है। लोड कहाँ पे है, यहाँ पे मैं इसको लोड दे रहा हूँ, तब जाके ये जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसमें एक साथ दो काम करते हैं, लेकिन आते हैं फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक में ही। क्यों? क्योंकि इसका जो अंतिम कार्य है वो फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक ही कर रहा है। तो देखो, तो पहला जो है ये ऊपर वाला हिस्सा, एफर्ट मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक, मेरा जो है सपोर्ट आगे की तरफ है, ये जो हिस्सा है इसके आगे की तरफ लगा हुआ है, और लोड जो है, लोड मेरा इसके थ्रू
इसके थ्रू पड़ रहा है यहाँ पे मेरा इसको दबाने में, ठीक। तो ये काम किया। अब जो है अगला जो नेल कटर काम करता है, नेल कटर जो ये काम कर रहा है ना, थोड़ा इसको तिरछा लिखना पड़ेगा मेरे को। अब ये नेल कटर का जो मुंह है मेरा, ठीक है, जो कि आपको नेल को काटेगा, जैसे हम इसको दबा रहे हैं, जैसे ही इसको दबा रहे हैं तो मेरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा जो है सपोर्ट आ रहा है। पूरे नेल कटर के लिए सपोर्ट जो है यहाँ पे बनेगा, सपोर्ट यहाँ पे बनेगा, लोड यहाँ पे है, वस्तु का लोड यहाँ पे है और टोटल एफर्ट ये हो गया, ठीक। तो मेरा टोटल एफर्ट जो है दोनों साइड से यहाँ पे आ रहा है, मेरा लोड यहाँ पे है और पॉइंट जो है यहाँ पे है। तो ये पूरा काम जो है फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक के द्वारा ही हो रहा है। हालांकि इस पे दो तरीके के उत्तोलक काम करते हैं, लेकिन अंतिम कार्य जो है उसका फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक द्वारा होता है। तो नेल कटर जो है तीसरा, नेल कटर जो है आपका फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं। आइए हम देखते हैं एक प्रकार का हैंडपंप। आपने हैंडपंप को देखा होगा। हैंडपंप किस टाइप का होता है? आपका जो है हैंडपंप हो गया ये, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का बना हुआ हैंडपंप होता है, ठीक, ठीक है। कुछ इस तरीके का हैंडपंप होता है। हैंडपंप पे क्या होता है, यहाँ पे हमको पानी का निकासी करना होता है। पानी का निकासी करने के लिए हमको यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार का वाल वाशर लगा होता है, जो कि पानी ऊपर उठा के हमको पानी इसके द्वारा यहाँ पे हमको पानी देता है, ठीक। तो आप जब देखोगे इस हैंडपंप को, तो हैंडपंप में हमारा एफर्ट कहाँ होता है, हमारा प्रयास कहाँ होता है, हमारा प्रयास यहाँ पे होता है। हम अपना बल प्रयोग जो है यहाँ पे करते हैं। इस हैंडपंप के वो क्या करते हैं, इसको दबाने के लिए, हैंडल को दबाने के लिए। तो हमारा एफर्ट यहाँ पे होता है, ये ऊपर उठेगा, नीचे आएगा, हम इसको उठाएंगे और नीचे करेंगे। और इस स्थिति में देखोगे कि हमारा जो पेंच होता है, पेंच यहाँ पे होता है। पेंच मतलब यहाँ पे होता है, बीच में होता है। यानी सपोर्ट जो होता है, हैंडल का सपोर्ट कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। तो सपोर्ट पॉइंट क्या है, ये है। इसको हम फलकरण भी बोलते हैं, सपोर्ट बिंदु को फलकरण भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सपोर्ट होता है यहाँ पे होता है। और दूसरी बात, तो तीसरा भार कहाँ होता है, भार होता है हमारा यहाँ पे भार होता है। और ये भार जो है ये क्या करता है, पानी को ऊपर उठा के हमें मतलब बाहर निकालने में मदद करता है। और तो यहाँ पे क्या हो गया, लोड पॉइंट, इसको बोलते हैं लोड पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पे होता है भार बिंदु, मतलब भार बिंदु या उसको भार बोल सकते हो। ये हो गया एफर्ट, मतलब हमारा प्रयास यहीं पे रहता है, हमारा बल यहीं पे रहता है, हमारा आयास यहीं पे रहता है, ठीक है ना। और ये सपोर्ट जो है इसको बोलते हैं आयाम बिंदु, आलम्ब बोलते हैं इसको, ठीक है, आलम्ब, ठीक है ना। यह सपोर्ट इसको बोलते हैं। तो हमारा ये 3 बिंदु हो गया। तो हैंडपंप भी इसी श्रेणी का उत्तोलक है। इसके बाद से आप आ जाओ, इसके पास जो होता है तराजू। आपने दुकानों में तराजू देखा, वो इलेक्ट्रिक तराजू नहीं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक तराजू अब इलेक्ट्रिक के सिद्धांत पे काम करता है। हमें जो है वो वाला तराजू जो हम हैंड से यूज़ करते हैं। हैंड यूज़ करने का मतलब क्या हो गया, हैंड यूज़ करने का मतलब हो गया कि हाथ से उठाकर देखी जाने वाली जो भी होती है वो। देखो तराजू में क्या होता है, एक ऐसे होता है, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, एक यहाँ पे पॉइंट होगा, और यहाँ से 3 तरह की रस्सियाँ निकली होती है, ठीक। जो एक क्या होता है, बर्तन थाली नुमा ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे एक होता है। और यहाँ पे एक बीच जो है, बीच में हमारे कांटे लगे होते हैं ना, जो कि आपको बैलेंस को बताता है। और यहाँ पे होता है हमारा क्या होता है, जहाँ पे हम अपना हैंडल लगा के या इसको हम इसे टांग भी देते हैं। तो इसमें आप देखोगे क्या कि ये जो सिद्धांत है ये भी फर्स्ट श्रेणी का सिद्धांत पे, इसके सिद्धांत पे ही काम करता है ना, इसके सिद्धांत पे ही काम करता है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको हो सकती है कि लोड दोनों साइड होता है, लोड दोनों साइड होता है, लोड जो है दोनों साइड होता है। तो मैंने बताया कि लोड दोनों साइड होता है। तो आप एक वस्तु को तौल रहे हो, एक साइड यहाँ पे कोई वस्तु है, मतलब तौलने के लिए तो इसका उपयोग कर रहे हो ना, भार, ठीक।
तौलने के लिए तो भार यहाँ पे कर रहे हो। इसका पेच कहाँ पे हो गया, पेच हो गया यहाँ पे, इसका पेच यहीं पे हो गया। बैलेंस ही ना हमारा पेच होता है, बैलेंस ही जो है हमारा पेच होता है। तो एक साइड वस्तु होता है, एक साइड पेच होता है। अब दूसरी साइड उसको बराबर करने के लिए या तो हम अपने हाथ से यूज करें कि हाँ उसको उठाना है, ठीक, या चाहे हम अपने बाट का उपयोग करें, ठीक है ना। 1 किलो का बाट उपयोग करें, 2 किलो का बाट उपयोग करें, 5 किलो का बाट उपयोग करें, तो हमारा जो है एफर्ट यहाँ पे होता है, ठीक। हमारा जो एफर्ट होता है वह एक साइड होता है। तो आप देखोगे कि इसमें क्या है कि इसमें 3 जो है आपको बिंदु प्राप्त हो जा रही है। एक बिंदु पेंच जो कि बीच में होता है, एक साइड हमारा एफर्ट होगा, एक साइड वस्तु का भार होगा। एफर्ट मतलब हमारा यहाँ पे प्रयास होगा, ठीक। तो आपने देखा कि इन सभी चीजों में 3 चीजें कॉमन आ रही हैं। आप कोई भी प्रकार की अगर वस्तुएं हैं जिसको आपको प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आपको जानना है, तो आपको 3 बातें याद होनी चाहिए। 3 बातों में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वह बात होती है कि हमारा उस पूरे वस्तु का सपोर्ट कहाँ पे है, उस पूरे वस्तु का पेच कहाँ पे है। जहां आप पेच समझ लिए, आप समझो कि ये फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक को आप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको बस याद रखना है कि पेच बीच में होना चाहिए, पेच जो है बीच में होना चाहिए, और बीच में होने के बाद आपका लोड किधरों हो, आपका एफर्ट किधरों हो, ठीक है ना। दोनों साइड में कहीं हो, आगे हो पीछे हो, पीछे हो आगे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस पेच बीच में आपको याद रखने की आवश्यकता है, तो आप समझ पाएंगे कि मेरा ये फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक है या नहीं है। चलिए, फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक के लिए उदाहरण मैं कितना सारा दे सकता हूं, पर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप अब सोचो कि इनके अलावा फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक कौन कौन हो सकता है। आप मुझे ये कमेंट में जरूर लिखकर बताओ। अगर आपने सही लिखा है तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आपने समझ लिया इसको। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, आप उधर से कुछ गलती भेज रहे हो, तो मैं आपको उसमें कमेंट में जरूर बताऊंगा कि ये इस कारण की वजह से फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप जरूर, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप सोचो कि फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक कौन कौन और हो सकता है। आप कमेंट में जरूर लिखो। चलो, अब आगे जो है हम जानते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। अगर इसमें से कोई आपको लिखने वाली हो, आप इसको लिख सकते हो। कुछ समझने वाली हो, आप समझ सकते हो। तब तक वीडियो पॉज करके आप लिखो, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब कुछ आगे की कुछ बातों को समझते हैं। आगे की कुछ बात यह है कि आपने कई सारे ऐसे मशीन्स भी देखे होंगे, सरल मशीनों को यूज किया गया होगा। सिंपल मशीन आपने देखा होगा, जहां पे हम किसी वस्तु को काटने के लिए इस प्रकार के एक सरौते का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ये जो है सरौता, चलिए मेरे पास सरौता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया सरौता, ठीक है ना। आप इसको जब ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि इसका पेच कहाँ पे है, पेच यहाँ पे है। ये हो गया आपका पेच, जहाँ पे ये दोनों पार्ट्स का सपोर्ट है, ये दोनों पार्ट्स का क्या है, सपोर्ट है, ठीक है ना। तो सपोर्ट मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है ना। और उसके बाद से आप जब देखोगे कि हम अपना बल प्रयोग कहाँ पे करते हैं, हम अपना बल प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। मेरे दोनों जहाँ हाथ है, बल प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ये हो गया इसका प्रयास, ठीक है ना, या बोल सकते हैं हम यहाँ बल का प्रयोग कर रहे हैं, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, अपना एफर्ट, ठीक है ना। हम यहाँ एफर्ट को लगा रहे हैं, एफर्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, और ये हमारा हो गया बिंदु, कौन, पेच। तो इन दोनों स्थितियों को छोड़ दें तो हम मुख्य रूप से देखें तो बीच में क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है हमारा वस्तु, बीच में आ रहा है हमारा वस्तु। वस्तु कहाँ पे कटेगा, देखो ये मैंने मिर्च है, मेरे पास मिर्च था, मैंने आपको दिखा दिया। ये मिर्च वस्तु को काटोगे तो वस्तु का हिस्सा यहाँ पे आएगा, ठीक। तो देखो क्या होता है, मैं इस पूरे तथ्य में यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जो है, जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, उसमें जो होता है बीच में क्या होता है, बीच में होता है भार, बीच में क्या होता है, भार। लोड जो होता है, इस पूरे कार्य का लोड जो होता है वह बीच में होता है। और मैंने प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बताया था, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में मैंने ये बताया था कि बीच में क्या होता है, बीच में होता है पेच, बीच में क्या होता है, पेच।
आपने कैंची को देखा, कैंची क्या होता है, बीच में ना होता है पेच, तो आपने बीच में देखा कि पेच है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, तो इसमें जो है बीच में क्या रहेगा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में क्या रहेगा जी, आपका भार होगा। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि द्वितीय श्रेणी के बीच में जो होता है वहाँ पे होता है भार, आप इसको वस्तु ने लिखा, आप लिखो यहाँ पे भार होता है, यानी लोड जो होता है, लोड आपका बीच में होगा। फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक में पेच बीच में होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में होता है। बात समझे? आपने फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक में देखा कि पेच बीच में है, और सेकंड श्रेणी के उत्तोलक में जो देखा कि लोड बीच में है। लोड बीच का मतलब है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें पेच बीच में है और इसमें जो है लोड बीच में है। ठीक, आप इसको समझ पा रहे हैं? तो ये दो कैटेगरी हुआ। आपको देखो मतलब याद सिर्फ इतना ही रखना है कि बीच में क्या आ रहा है। आप बीच वाला समझ गए तो समझो कि समझ गए सब, बीच वाला ही बस समझना है। आप तीनों श्रेणी के उत्तोलक में जो है बस बीच वाला ही आपको याद रखना है कि बीच में कौन पड़ रहा है। तो बीच में फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक में पेच आएगा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बीच में भार आएगा। ठीक है, आइए कुछ इसके उदाहरण को भी हम समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे मशीन्स हैं जिसका हम उपयोग करते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में। तो मैंने तो एक बता दिया कि आपका सरौता आएगा। ठीक, अब चलिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में कुछ और देखते हैं। तो आपको ये भी दिखाई दिया होगा कभी कि नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है, नींबू निचोड़ने की मशीन, आप समझ रहे हो ना, नींबू जैसे कि हम नींबू से रस निकालना होता है तो हम किस प्रकार के यूज करते हैं। एक इसी ही प्रकार का मिलता जुलता एक और भी मशीन आती है जो सिंपल होती है, वो उसका भी पेच यहाँ पे होगा। हम नींबू को यहाँ पे रखते हैं और इसको दबाने से जो है उसके नीचे छिद्र होते हैं, ठीक है ना, तो वो निकलता है। वो किस टाइप का होता है, वो जो है आपका यहाँ पे पेच रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ उठे हुए हिस्से होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे यहाँ पे हमारा नींबू होता है, ठीक है, और इसको जो है हम क्या करते हैं, दबाते हैं। ठीक, हालांकि ये अलग अलग होते हैं, ये एक हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया, उसको उठाओगे उठ भी जाएगा, ठीक है ना, और इसको हटाने के बाद फिर हम अपना यहाँ नींबू डालते हैं, फिर इसको निचोड़ने के बाद से नींबू की रसें यहाँ से निष्कासित होती है, निकलती हैं, ठीक है ना। तो ये जो है सेकंड श्रेणी का उत्तोलक जो है वो ये कहता है कि वस्तु बीच में होना चाहिए, बाकी भार कहीं भी हो। क्या बोलते हैं कि यहाँ पे वस्तु बीच में होना चाहिए, यानी भार बीच में होना चाहिए, एफर्ट कहीं भी हो। एफर्ट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मशीन की बनावट के अनुसार एफर्ट किसी साइड हो सकती है, ठीक है ना। एफर्ट इधर होगा, कभी हो सकता है कि यहाँ पे पेंच यहाँ पे हो, ठीक है ना। तो हमको याद रखना है कि एफर्ट जो है कहीं भी हो, उसका बिंदु जो हो कहीं भी हो, पेंच कहीं भी हो, हमारा वस्तु जो है वो बीच में होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया सेकंड श्रेणी का उत्तोलक। इसके साथ ही आपने एक एक मशीन देखा होगा, सरल मशीन जो है आपने देखा होगा कि जिसमें से चलिए कचरा ढोने वाली मशीन जो होती है, कचरा ढोने वाली एक मशीन होती है। कचरा कई सारे तरह के होते हैं ना, तो उसमें कचरा वाले ढोने वाला देखा होगा, या आपने देखा होगा चिमनियों में अक्सर जो चिमनियाँ होती हैं उस पर ईंट को ले जाने के लिए मजदूर जो हैं एक प्रकार का एक टायर गाड़ी की तरह समझिए। टायर गाड़ी कुछ इस तरीके का होता है कि ये आपकी एक बनावट होती है, दो हैंडल्स होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, और इस पे जो है इस टाइप के बने होते हैं। ठीक, यहाँ पे एक पहिया होता है। ठीक, चलो इसको कुछ और आगे ले चलते हैं तब समझ में आएगा। ये कुछ पहिए होते हैं जो एक साइड इधर से लगे होते हैं और दूसरी साइड उधर से लगे होते हैं। ठीक, अब इसके साथ ही जो है इस पहिए पे कुछ ऐसी बनावट की होती हैं। ठीक, कुछ ऐसी बनावटें होती हैं, और ये बनावट ही है जो आपको ये दिखाता है कि आप यहाँ पे ईंट रख रहे हो। ठीक, यहाँ पे ईंट आपने सजा कर रखा हुआ है और इस ईंट को उठा के आप क्या है वहाँ किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हो। और सेम इसी बनावट की होती है कचरा वाला, कुछ ऐसे होता है। ठीक, यहाँ पे हमारा कचरा का वो होता है जहाँ पे हम पूरा कचरा रखे रहते हैं। तो कुछ इस तरीके की होती है जो कि आप इस पे देखोगे, ठीक है ना, कुछ आप इस पे देखोगे कि हमारा लोड कहाँ पे है। ठीक,
हमारा लोड कहाँ पे है, ठीक है ना। तो आप इसको ये देखकर ये नहीं बताओगे कि हमारा बीच में ये है, ठीक है ना, आप ये नहीं बताओगे, ठीक, आप ये नहीं दिखा सकते हो। आप अक्सर जो होती हैं, ठीक है ना, अगर ये जो होती हैं मशीन, ये सिर्फ जो है यहीं पे हमको भार नहीं रहता है, ये भार इधर भी रहता है, समझ गए ना, ये जो भार है इधर भी होता है। अगर ये कचरा वाला मशीन है, कचरा वाला है, तो ये इधर भी रहता है पूरा, समझे ना। और अगर ईंट है तो ईंट यहाँ भी होती हैं, तो यहाँ लोड जो होता है मुख्य रूप से बीच में पड़ता है, यहाँ पे लोड जो है मुख्य रूप से बीच में पड़ता है। और जहाँ तक मैंने इसको बनाया है तो ये मुख्य रूप से बीच में होने के साथ आगे की तरफ झुका रहता है, ठीक है ना। तो ये जो होगा ये इधर की तरफ काम करेगा। तो मैंने कुल मिला के जो है ये जो है ये आप इस हिसाब से काम करेगा। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो है आपका देखो, ये इसका सपोर्ट हो गया, सपोर्ट, यहाँ पे जो है सपोर्ट रहेगा, यहाँ पे आपका कोई वस्तु रहेगा और यहाँ पे आपका एफर्ट रहेगा, ठीक है ना। यहाँ एफर्ट है, यहाँ पे लोड है और यहाँ पे आपका सपोर्ट है, कुछ इसी हिसाब से रहता है। यानी पहिया कुछ ऐसे ही यहाँ पे रहता है, ठीक है ना। मैंने इसको थोड़ा गलत तरीका से भी बनाया हुआ था, ठीक है, और लेकिन अक्सर जो होती है पहिया यहाँ पे रहेंगी, ठीक, और यहाँ से निकली रहेंगी ऐसे। देखो ये नहीं चल रहा, यहाँ पे पानी थोड़ा लगा हुआ है। तो कुछ इसी हिसाब का रहता है वो, जो कि हम क्या करते हैं, अपना कचरा लेकर या जो है वो चिमनियों में यूज की जाने वाली ऐसे ही होती है, जहाँ पे दोनों साइड्स जो है बीच में जो है वस्तु का भार होता है और आगे की तरफ उसका सपोर्ट होता है। यहाँ से अपना जो है हम उठाए रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे व्हील होता है और यहाँ पे हमारा लोड होता है, इसको हम ऐसे लेके आगे की तरफ निकलते जाते हैं। तो ये हो गया आपका, इसको हम बोलते हैं, इसका नाम जो है एक पहिया वाहन की तरफ यूज़ कर सकते हैं, एक पहिया ढोने वाली वाहन। इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, आपको याद है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखोगे। तो कुछ इस तरीके की होती हैं। तो आप जो है इसके अलावा कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में, आप नीचे कमेंट में डालोगे, ठीक। तो आओ इसको एक बार फिर से हम देखते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में होता क्या है, लोड जो है बीच में होता है, भार जो होता है बीच में होता है। फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक में पेंच बीच में होता था, ठीक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में होगा, आलम्ब इधर भी हो सकता है, आलम्ब इधर भी हो सकता है, बनावट के अनुसार, ठीक है ना। ताला आलम्ब इधर होगा तो एफर्ट इधर होगा, प्रयास इधर होगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी ही बनावटें होती हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में। इसमें याद रखना है कि वस्तु बीच में रहेगा। चलिए अब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक को समझते हैं, ठीक है ना। अब आता है ठीक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, यानी ये थर्ड है, ये फर्स्ट था, सेकंड था, ये थर्ड है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि पहले वाले में बीच में क्या था, पेच, दूसरे वाले में बीच में क्या था, भार, दूसरे वाले में बीच में था भार। अब इसमें देखो यहाँ पे बीच में जो होगा वह बीच में होगा हमारा जो है एफर्ट, जो हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं वो होगा। जैसे आप यहाँ देखो, इसको देख रहे हो, ये एक प्रकार का चिमटा होता है जो अक्सर कुछ पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। इसका बनावट के अनुसार अलग अलग कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये जो है खासकर जो है किचन यूज के लिए लाया जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि बीच में हम क्या लगा रहे हैं, बीच में अपना एफर्ट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, एफर्ट, अपना बल प्रयोग कर रहे हैं बीच में, ठीक है ना। तो इस स्थिति में बीच में जो होगा, ये बीच में जो होगा आपका, ठीक है ना, प्रयास होगा। आप प्रयास को आप बल भी कह सकते हो कि हमने बल का प्रयोग जो किया था वह बीच में किया था। इसको हमको याद रखना है कि यहाँ पे एफर्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, एफर्ट होता है, एफर्ट, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में पेच बीच में था, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में वस्तु बीच में था, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में क्या है आपका, क्या, एफर्ट, क्या है आपका,
एफर्ट है, तो आपको ये चीज याद रखना है कि एफर्ट बीच में था, एफर्ट बीच में है, ठीक है ना, एफर्ट क्या है, बीच में है। तो चलो इसको जो है हम एक ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं, ट्रिक के द्वारा, ठीक है ना। तो बीच में पेच था, तो यहाँ याद रखना है कि सब जो है बीच में, सब क्या होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए। तो इसका ट्रिक क्या होगा, एफ, एफ मतलब पेच, फाल्करन इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इसको आलम्ब बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बीच वाले को क्या बोलते हैं, आलम्ब आएगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फाल्क्रम, ठीक है ना। तो ये एफ जो हो गया बीच में आ गया। दूसरा जो है, दूसरा श्रेणी में क्या था, दूसरा श्रेणी में था भार बीच में, लोड, लोड बीच में था, ठीक है ना। अब तीसरे श्रेणी में क्या है, एफर्ट, क्या है, एफर्ट। फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक में ये क्या था, फाल्क्रम था, यानी यहाँ पे पेंच था, आप इसको पेंच भी बोल सकते हो, इसको आलम्ब भी बोल सकते हो, ठीक। तो फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक में ये था। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आप देखोगे कि लोड बीच में है, लोड बीच में है, भार बीच में है, भार बीच में है कि नहीं है, यहाँ पे वस्तु बीच में है, ठीक। और थर्ड श्रेणी के उत्तोलक में जो आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एफर्ट, ठीक है ना, आपका प्रयास, आपका बल जो है बीच में आ रहा है। थर्ड श्रेणी में आपका ये बीच में आ रहा है ना, आपका ये बीच में आ रहा है। तो ये जो है थर्ड श्रेणी का उत्तोलक है। तो ऐसे ही आप जो है कुछ बताओ, उदाहरण जो है आप कुछ बताओ कि थर्ड श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन सा आएगा, थर्ड श्रेणी के उत्तोलक में आपका क्या क्या आएगा। तो मैं जहां तक देख रहा हूं, मैं एक दो उदाहरण बताऊंगा और आपके लिए बाकी छोड़ दूंगा। आपको हर हाल में इस तीनों श्रेणी का उत्तोलक का एग्जाम्पल आपको कमेंट में जरूर लिखना ही है, ठीक। आप जितने भी वीडियो देख रहे हो आप इसको जरूर लिखोगे। तो देखो थर्ड श्रेणी का मैंने एक बता दिया कि आपका चिमटा होता है। आपने हल को देखा होगा, ठीक है ना, हल, हल आपने देखा है। चलिए तो मैं कुछ बताता हूं कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए, तो आपने देखा होगा हल, हल कुछ इस तरीके से होती है कि आगे का जो ये हिस्सा होता है इस पे हल ऐसे पॉइंट से जुड़ा होता है, यानी हल यहाँ पे बंधा होता है या किसी पेंच के द्वारा झुका होता है, और कुछ नीचे आने के बाद से कुछ ऐसी इसकी फार लगी होती है, ठीक है ना। और ये जो फार होती है एक सपोर्ट के द्वारा यहाँ पे होती है, कुछ ऐसे जो है हल होते हैं, ठीक ना। कुछ ऐसे हल होते हैं जो कि खेत की जुताई में यूज किया जाता है, जो वो हल जो होती हैं जो कि एक मशीन वाले भी हल होती हैं, ठीक है, और एक हाथ वाली हल होती है जो कि किसान यूज करता है। तो हालांकि मैंने इसको थोड़ा गलत तरीका से लिखा है, ये कुछ ऐसे होती हैं, ऐसे तिरछा होती है, ठीक है, कुछ ऐसे तिरछा होती है। तो आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर इसको ध्यान से आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपका मेन जो दिखाई देगा वह मुख्य रूप से यही आता है कि एफर्ट जो होता है, इसका एफर्ट जो होता है वो बीच में आता है, ठीक है ना। एफर्ट जो होता है बीच में आता है। बीच में कैसे एफर्ट आता है, आप जरा इसको सोच के बताओ, बीच में एफर्ट कैसे आएगा है? बीच में एफर्ट जो है आपको एक चीज से देखोगे क्या, ठीक है, देखो यह मुख्य रूप से काम कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो काम आप यहाँ पे ना डाल रहे हो, यहाँ पे डाल रहे हो, अपना एफर्ट यहाँ पे लगा रहे हो, एफर्ट लग रहा है कहाँ के लिए, यहाँ के लिए। तो ये बीच का हिस्सा हो गया, आपका पेच यहाँ पे हो गया, समझे, और बाकी जो है आपका ये हो गया इधर का लोड। तो देखो लोड भी दोनों एक ही तरीके का है, इसकी बनावट कुछ ऐसी होती है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस इसको आप याद रखो कि ये जो होता है हल जो है ये थर्ड श्रेणी का उत्तोलक है और यहीं पे काम करता है, ठीक है ना। देखो लोड जो होती है ना, लोड का जो एफर्ट होता है वो यहीं पे होगा, हाँ ठीक है। मान लो कि लोड यहीं पे हम देते हैं इसको, ठीक है ना। अब लोड का मतलब ये नहीं हुआ, ठीक है ना, कि लोड का मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपने हाथ से दबा रहे हैं तो वो लोड है, ठीक है। इसका एफर्ट यहाँ पे आ रहा है, लोड यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। इसका एफर्ट यहाँ पे होगा, लोड यहाँ पे होगा, और इसका जो पेंच है यहाँ पे होगा। तो चलिए मुख्य रूप से ये चीज हो गई। तो मैं इसको एक बार से रिवीजन करा रहा हूँ आपको मेरे साथ भी आपको बोलना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले बताओगे उत्तोलक के कितने प्रकार के होते हैं। उत्तोलक
तीन प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार में फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। और ये जो होती हैं फर्स्ट श्रेणी का जो लीवर होता है उसमें क्या मुख्य बातें होती हैं जिससे कि आप पहचान पाओगे कि वो फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक है। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक में बीच में पेच होना चाहिए। बीच में क्या होना चाहिए? पेच होना चाहिए। जैसे कि कैंची का पेच बीच में होता है तो बीच में पेच होना चाहिए, तो वो कहलाएगा फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में मैंने क्या बताया कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बल का प्रयोग जो आप करोगे, जिस वस्तु के लिए करोगे वो वस्तु बीच में होना चाहिए। वस्तु क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में पेंच बीच में होना चाहिए। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जो है आपका वस्तु बीच में होना चाहिए, जैसे कि सरौता का ये वस्तु हो गया जो बीच में रहेगा, ठीक, जैसे सुपारी वगैरह काटने में काम आता है। तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक है उसमें आपका जो है एफर्ट जो है वो बीच में होना चाहिए। आप जो बल प्रयोग कर रहे हो वो बीच में करना चाहिए, जहाँ पे उसका बल प्रयोग बीच में होना चाहिए, तो वो हो गया। चलिए, तो आपने इसको समझ लिया। अगर जहाँ पे समझ में नहीं आए तो आप इसको क्या है, आप प्रीव्यू फॉरवर्ड करके आप इसको समझ सकते हो। अब इसके साथ कुछ और भी बातें हैं जिसको हम अपने साइंस की भाषा में कुछ और भी बातें जो है, फॉर्मूले जो है उसको समझना आवश्यक है। तब तक आपको यहाँ से जो उतारनी हो आप इसको वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। तब तक के लिए जो है मैं वीडियो पॉज करके इसको मिटाता हूँ, आप इसको लिख लोगे। चलिए, तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। अब जो है बात समझने वाली है वह है, एक आता है फॉर्मूला आता है इसका, कि आप फॉर्मूले के द्वारा अगर कुछ दिया गया मान रहेगा तो फॉर्मूले के द्वारा आप कैसे ज्ञात करोगे कि वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है या द्वितीय श्रेणी का या तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो आइए हम सबसे पहले एक शुरू वाला एक सिद्धांत जो इस पे होता है वो मैं बता के दिखाता हूँ आपको क्या है। आपने देखा होगा इस पूरे में, आपने ये समझा कि एक सपोर्ट होता है जहाँ पे हम अपना बल प्रयोग जो करते हैं, अपना एफर्ट का प्रयोग जो यहाँ पे करते हैं, आइए इसको सीधा बनाने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक। तो हमने देखा क्या कि हम कोई कार्य के लिए यहाँ पे कोई वस्तु को रख रहे हैं ना, वस्तु को उठाना है तो हम यहाँ पे अपना क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना लोड दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो है अपना लोड दे रहे हैं, ये हो गया भार, ठीक, ये हो गया भार। तो आप जो याद रखोगे कि भार जितना भुजाओं पे ये भार टिका हुआ है, ठीक है ना, तो ये इसका कहलाएगा भार भुजा। क्या? भार भुजा, ठीक है ना। भुजा मतलब क्या होता है? भुजा खाने वाली भुजाएं नहीं होती है, ये भुजा मतलब एक क्षेत्र होता है ना, उसकी लेंथ। तो देखो भार जो है और भार भुजा जो है, इसके बाद से मैंने यहाँ पे बताया था ये जो है आपका आलम्ब है। क्या है? आलम्ब है। इसको हम बोलते हैं फाल्क्रम, इसी को बोलते हैं सपोर्ट बिंदु। इसी को क्या बोलते हैं? सपोर्ट बिंदु। तो देखिए, एक मिनट, ये फाल्क्रम, ये एफ यू होता है, एफ ए मैं लिख देता, और यहाँ पे जो होता है हमारा एफर्ट होता है, यहाँ पे मेरा एफर्ट होगा। देखो मैंने यहाँ पे गलती लिख दिया, एफर्ट होता है। यहाँ पे जो है हम अपना एफर्ट लगाते हैं, यहाँ पे कहीं भी लगा सकते हैं, इतना दूरी कहीं पे लगाओ, तो ये एफर्ट हो गया। यहीं पे हमारा प्रयास हो गया, आयास हो गया, ठीक है ना। इसी को प्रयास बोलते हैं, आयास बोलते हैं, या यहीं पे हम इसको बल लगाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पे मैंने बल लगाया। तो ये चीज़ आपने समझा, यही है उत्तोलक का मेन सिद्धांत। यही चीज़ें जो है अलग अलग दिशा में अलग अलग अपना स्थान परिवर्तन करने के साथ तीनों श्रेणी बढ़ती है। अब आओ, तो यहाँ पे तो एफर्ट हो गया, प्रयास हो गया, आयास हो गया, और ये जो भुजाएं हैं यही कहलाएंगी आपकी आयास भुजा, ठीक है ना। ये क्या कहलाएंगी? आयास भुजा। चलिए, मैं ये देख रहा था रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं आयास भुजा। और ये अब देखो, ये एक जो है मानते हैं कि ये एक यंत्र की तरह से काम करी, एक मशीन की तरह से काम करी है, तो यह कितना लाभ देगी या कितना लाभ पहुंचाएगी, तो इसको बोलते हैं यांत्रिक लाभ। क्या बोलते हैं? यांत्रिक लाभ। इससे यांत्रिक लाभ कितना होगा? तो यांत्रिक लाभ के लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है भार गुना भार भुजा, ठीक, भार गुने भार भुजा, ठीक है। ये बराबर होगा आपका, ठीक है ना,
आप इसको मिटा दो। देखो भार और भार भुजा का एक गुणनफल बराबर होगा आयास, आयास गुने आयास भुजा, आयास गुने आयास भुजा के बराबर होती है। आप इसको लिख लोगे, ठीक है ना, आप इसको लिख लोगे। हाँ चलो दिख रही है। तो ये जो होता है भार गुने भार भुजा बराबर होते हैं आयास गुने आयास भुजा के बराबर, ठीक। तो देखो इसको हम यांत्रिक लाभ को ज्ञात करने के लिए, यांत्रिक लाभ को ज्ञात करने के लिए हम एक दो और फॉर्मूले को बता रहे हैं, जो कि पहला है अगर भार और आयास, भार और आयास, आप जब देखोगे कि भार और आयास का अगर अनुपात निकालोगे मतलब भाग दोगे, ठीक है ना, तो हो सकता है कि इसका मान 1 का आए, हो सकता है इसका मान 1 से कम आए, ठीक है ना, हो सकता है इसका मान 1 से ज़्यादा आए, ठीक है ना। हो सकता है 3 स्थितियाँ हो सकती हैं, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 1 से कम आए, हो सकता है 1 से ज़्यादा आए, ठीक। उसी तरीके से आप याद रखोगे यांत्रिक लाभ निकालने के लिए अगर यहाँ पे भार भुजा दिया हो, ठीक, या आयास भुजा दिया हो, आयास भुजा, तो यहाँ पे भी जब आप ज्ञात करोगे, ठीक है ना, यहाँ पे भी जो मान निकल के आएगा हो सकता है 1 आए, बराबर 1 आए, या हो सकता है कि 1 से उसका मान कम आए, हो सकता है कि उसका मान 1 से ज़्यादा आए, हो सकता है ना। तो इन तीनों स्थितियों में हो सकता है कि आपका 1 आए, 1 से कम आए, 1 से ज़्यादा आए। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं यांत्रिक लाभ ज्ञात करने के लिए। तो तीनों स्थितियों से मतलब इन तीनों से हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कौन फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक है, कौन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है ना। तो आओ हम इसको जानने के लिए अब लिखते हैं नोट। आप इसको नोट करोगे और इसको हर हाल में याद होना चाहिए। देखो जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है ना, फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक है ना, फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक जो होगा, देखो फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक जो है वह 1 भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है ना। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का मान अगर बराबर 1 आए या 1 से कम आए या हो सकता है 1 से ज़्यादा आए, ठीक है ना, 1 से ज़्यादा आए, तब हम इसको बोलेंगे कि वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। देखो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना, बराबर ये तीनों हो सकता है। अब द्वितीय श्रेणी का जो होगा वह 1 से बड़ा ही होगा, ठीक है ना। देखो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जो है यह हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। इसका मान जो है हमेशा 1 से बड़ा होगा, इसका मान जो है हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो आपने बताया कि भाई 1 से बड़ा होगा, 1 से ज़्यादा होगा, तो फर्स्ट श्रेणी का तो उत्तोलक, तब इसे पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने के लिए कहीं ना कहीं आपको हिंट्स दिया होगा, कहीं ना कहीं हिंट्स आपको मिलेगा, समझ गया ना। आप जब आप प्रश्नों को देखोगे तो कहीं ना कहीं से आपको हिंट्स मिलेगा कि वह क्या है, ठीक, तो आप उसको समझ पाओगे। तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जो होता है इसका जो मान होता है वो 1 से बड़ा होता है। और थर्ड श्रेणी का जो उत्तोलक है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जो होगा वह इसका मान 1 से क्या होगा, 1 से कम होगा, इसका मान जो होगा 1 से कम होगा। तो आइए इस पूरे चैप्टर में जो है हमने क्या समझा, उत्तोलक एक ऐसी मशीन है जो किसी कार्य को आसान बनाती है, ठीक। इसमें 3 कैटेगरी है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक उसे बोलेंगे जिसके पेच बीच में हो, हालांकि हमको पूरा याद करने के लिए याद रखना है कि बीच में क्या क्या है। जब बीच वाला समझ गए समझ लो कि आपने इस चैप्टर को समझ लिया। बीच में होगा आपका
पेंच तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाएगा। बीच में होगा अगर वस्तु भार तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा, और बीच में होगा आपका एफर्ट जहाँ पे आपने बल प्रयोग किया है तो वह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। ठीक है ना, बाकी मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया। तो इतनी जो होती है इस चैप्टर की पूरी कहानी है। तो इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा। अब आपको करना ये है कि आप क्या समझे हो, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। मैंने बताया था कि सबके एग्जाम्पल आपको क्या करना है, कमेंट में बताने हैं, तो आप उसमें कमेंट में इसको डालो। ठीक, अगर इसमें कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रही है वो भी लिखो, ताकि मैं आपको अगले जब वीडियो दूं तो उसमें मैं इसको रिपीट करके आपको कुछ समझा सकूं। ठीक, तो आज के लिए जो है फिलहाल में इतना ही है, और फिर से अगले वीडियो में है एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आप यहाँ पे जो है वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। मैंने यहाँ पे गलती किया हुआ है, मैंने ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर लिख दिया है। ठीक, यहाँ पे होगा आयास भुजा, ठीक है, और यहाँ पे होगा भार भुजा। आप इसको सुधार लोगे, ठीक है ना। मैंने फिर दो बार लिख दिया। ऊपर होगा आयास भुजा और नीचे होगा भार भुजा। तो भार और आयास का अनुपात एक से कम एक से कम एक से ज़्यादा, और आयास भुजा और भार भुजा का अनुपात जो है एक से कम एक से ज़्यादा, मतलब इनकी जो मान आएंगी इतनी आएंगी। तो आप इसको समझ लीजिए, मैंने पैके बता दिए हैं, आप इसको याद रखोगे। यहाँ पे कुछ गलती था, अपना गलती सुधार लेना। ठीक है, चलो।